जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं तो वो सिर्फ एक मिलिट्री वारफेयर नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन वारफेयर भी होता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है, इकोनॉमिक वारफेयर भी होता है, डिप्लोमेटिक वारफेयर भी होता है, कल्चरल एंड सोशल वारफेयर भी होता है, इन्वायरमेंटल वारफेयर होता है, डिप्लोमेटिक वारफेयर होता है। कई वारफेयर होते हैं, लेकिन हमको फिजिकल रूप में सिर्फ मिलिट्री वारफेयर दिखता है। तो इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आज। तो जैसे पहला इंफॉर्मेशन वारफेयर यानी सूचना युद्ध। सूचना युद्ध, इसमें गलत सूचना या भ्रामक सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना ताकि विरोधी देश की जनता, सेना या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा हो। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, जैसे विरोधी सेना की हार या अत्याचारों की झूठी कहानी फैलाना। प्रोपेगेंडा, इसी के अंतर्गत एक प्रोपेगेंडा भी आता है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत प्रोपेगेंडा भी आता है। इसके अंतर्गत अपने पक्ष को मजबूत दिखाने और विरोधी को कमजोर या क्रूर साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ये रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकता है। फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल वारफेयर। इसमें क्या करते हैं, विरोधी देश की सेना या जनता का मनोबल या मोराल तोड़ने के लिए फियर, अनसर्टेनिटी या अविश्वास, डिस्ट्रस्ट पैदा करना। उदाहरण के लिए लीफलेट्स यानी पर्चे बांटना, लाउड स्पीकर से संदेश प्रचारित करना। सोशल मीडिया मैनिपुलेशन भी होता है, जैसे ट्रोल्स, बॉट्स और फर्जी अकाउंट के माध्यम से विरोधी देश की छवि को खराब करना या इंटरनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। फिर एक साइबर वारफेयर भी आता है इसी में। तो साइबर वारफेयर के अंतर्गत साइबर अटैक होते हैं। विरोधी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे बिजली, पावर ग्रिड, बैंक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हमले होते हैं। उदाहरण के लिए रैंसमवेयर, डीडॉस अटैक्स जो होते थे। हैकिंग भी आता है इसी के अंतर्गत। मिलिट्री या सरकारी डेटा चुराने, खुफिया जानकारी यानी कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक करने या संचार प्रणालियों यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने के लिए हैकिंग की जाती है। सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग या अन्य तकनीकों का उपयोग करके विरोधी देश के अधिकारियों, ऑफिसर्स या सोल्जर्स से गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना इसके अंतर्गत आता है। डिजिटल एस्पियोनेज, डिजिटल एस्पियोनेज इसके अंतर्गत आता है कि विरोधी देश की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साइबर एस्पियोनेज करना। फिर आता है इकोनॉमिक वारफेयर। इकोनॉमिक वारफेयर के अंतर्गत इकोनॉमिक सैंक्शन आता है। तो विरोधी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए व्यापार यानी ट्रेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रिसोर्सेज पर प्रतिबंध लगाना इकोनॉमिक सैंक्शन के अंतर्गत आता है। फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेट। फाइनेंशियल ब्लॉकेट क्या होता है, विरोधी देश के बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरनेशनल सिस्टम जैसे स्विफ्ट से काटना होता है। करेंसी डिवैल्यूएशन भी होता है, विरोधी देश की मुद्रा को अस्थिर करने की कोशिश, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव डालना। फिर रिसोर्स डिसरप्शन, विरोधी देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल, गैस या फूड सप्लाई को रोकना या बाधित करना। ब्लैक मार्केट इनकरेजमेंट, विरोधी देश में इसके अंतर्गत विरोधी देश में काला बाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना होता है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज, इसके अंतर्गत आता है इंटरनेशनल आइसोलेशन, विरोधी देशों को वैश्विक मंचों जैसे यूनाइटेड नेशंस, G20 पर अलग थलग करने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए विरोधी देश को आतंकवाद प्रायोजक यानी टेररिज्म स्पॉन्सर घोषित करवाना। फिर आता है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग जैसे अन्य देशों के साथ अलायंस बनाकर विरोधी पर दबाव बढ़ाना। उदाहरण के लिए भारत का क्वाड गठबंधन, क्वाड अलायंस। फिर डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन, विरोधी देश की नीतियों या कार्यों की सार्वजनिक निंदा, पब्लिक कंडेमनेशन, ताकि उसकी वैश्विक छवि यानी कि ग्लोबल इमेज खराब हो। फिर इसमें आता है स्पियोनेज एंड डिप्लोमेटिक इन्फिल्ट्रेशन यानी जासूसी और कूटनीतिक घुसपैठ, विरोधी देश के दूतावासों यानी एम्बेसीज या कूटनीतिक मिशनों, डिप्लोमेटिक मिशंस में जासूसी करके जानकारी एकत्र करना। मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस स्ट्रेटजीज, इसके अंतर्गत आता है स्पियोनेज यानी कि विदेशी देश की मिलिट्री प्लान्स, वेपन्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी एकत्र करना। फिर एक आता है इसके अंतर्गत कवर्ट ऑपरेशंस। कवर्ट ऑपरेशन होता है जैसे विदेशी देश में कवर्ट मिलिट्री यानी गुप्त सैन्य या खुफिया अभियान, इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाना, जैसे आतंकी ठिकानों, टेररिस्ट बेसेस को नष्ट करने या महत्वपूर्ण नेताओं या की लीडर्स को निशाना बनाना। साइबोटेज, साइबोटेज क्या होता है, विरोधी देश की सैन्य यानी कि मिलिट्री या औद्योगिक सुविधाओं यानी कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जैसे हथियार कारखाने, वेपन्स फैक्ट्रीज, रेलवेज को नष्ट करना या बाधित करना। फिर इसमें आता है एक प्रॉक्सी वार, विरोधी देश को कमजोर करने के लिए तीसरे पक्ष जैसे विद्रोही समूह यानी रेबल ग्रुप्स को समर्थन देना। ड्रोन एंड प्रेसिशन स्ट्राइक्स, ड्रोन एंड प्रेसिशन स्ट्राइक्स, विरोधी देश के ठिकानों पर ड्रोन या मिसाइल हमले करना ताकि सैन्य क्षमता यानी मिलिट्री कैपेसिटी कम हो।
सोशल एंड कल्चरल स्ट्रैटेजीज भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस सोशल एंड कल्चरल स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती है। विदेशी देश में एथनिक, धार्मिक या सोशल टेंशन को भड़काना ताकि वहाँ अशांति, अनरेस्ट फैले। उदाहरण के लिए विद्रोही समूह यानी कि रेबल ग्रुप्स को उकसाना। कल्चरल प्रोपेगेंडा इसी के अंतर्गत आता है। अपनी संस्कृति या विचारधारा, आइडियोलॉजी को विरोधी देश की जनता में फैलाना ताकि उनकी सरकार के प्रति अविश्वास, डिस्ट्रस्ट बढ़े। रिफ्यूजी क्राइसिस, विरोधी देश में युद्ध या अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी के कारण शरणार्थी समस्या, रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा करना, जिससे कि इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर पर दबाव पड़े। ह्यूमन राइट वायलेशन एलिगेशन, विरोधी देश पर ह्यूमन राइट वायलेशन के झूठे या अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप लगाना, उसकी छवि को खराब करना, इस तरह के आरोप लगाकर। फिर इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स वारफेयर, इसके अंतर्गत रिसोर्स डिस्ट्रक्शन आता है, यानी विरोधी देश के प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल, वाटर एंड मिनरल्स को नष्ट करना, उन तक पहुंच को बाधित करना। वाटर वारफेयर, नदियों या वाटर सोर्सेस को नियंत्रित करके विरोधी देश की जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई को प्रभावित करना। उदाहरण के लिए इंडस वाटर ट्रीटी अभी जैसा हुआ था। फिर इन्वायरमेंटल डैमेज, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग करके विरोधी देश के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज, हथियारों का विकास करना, वेपन डेवलपमेंट, नए और उन्नत हथियारों, एडवांस्ड वेपन्स जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, एआई बेस्ड वेपन्स का विकास करना, विरोधी देश पर तकनीकी बढ़त को हासिल करना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी थेफ्ट, विरोधी देश की सैन्य तकनीकों यानी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को चुराने या उनकी नकल, रेप्लिकेशन करने की कोशिश करना। सैटेलाइट निगरानी, यानी कि सैटेलाइट सर्विलांस एंड अटैक्स, तो इसके अंतर्गत आएंगे विरोधी देश के सैटेलाइट्स पर हमला करना या उनकी निगरानी प्रणाली को यानी सर्विलांस सिस्टम को बाधित करना। लीगल एंड एथिकल स्ट्रेटजीज, इसके अंतर्गत मिसयूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आएंगे। तो विरोधी देश पर इंटरनेशनल कानूनों जैसे युद्ध अपराध यानी वार क्राइम का उल्लंघन करने का आरोप लगाना। वार क्राइम प्रोपेगेंडा, विरोधी देश की सेना पर युद्ध अपराधों, वार क्राइम का आरोप लगाकर उसे नैतिक रूप से कमजोर करना, मोरली वीक करना। लीगल चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में विरोधी देश के खिलाफ मुकदमे, लॉ सूट्स दायर करना। अन्य स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, तो अन्य स्ट्रेटजी कुछ हैं जैसे बुद्धिजीवियों और नेताओं को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंसिंग द इंटेलेक्चुअल्स एंड लीडर्स, विरोधी देश के बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों मीन्स जर्नलिस्ट, लीडर्स को प्रभावित करना, उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना। टारगेटिंग फॉरेन नेशनल्स, विरोधी देश के नागरिकों को किडनैप करना या उन पर अटैक करना या उनको थ्रेट करना, ये प्रेशर बनाता है दूसरे देश पर। सीज ऑफ मिलिट्री बेसेस, तो मिलिट्री बेसेस को घेर कर उनकी आपूर्ति लाइनों यानी सप्लाई लाइंस को काटना। सिंबॉलिक अटैक्स, इसके अंतर्गत आता है विरोधी देश के प्रतीकात्मक स्थानों यानी सिंबॉलिक साइट्स जैसे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स पर हमला करके उनके मनोबल यानी मोरल को तोड़ना। उदाहरण